रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए एजुकेशन। वर्तमान हम लोगों के लिए दिया गया टॉपिक टू डिस्कस सोशल मीडिया फॉर एजुकेशन, यानी मीडिया एक प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। विज्ञान के अर्थ में हमारे संप्रेषण जिस वाइब्रेशन के द्वारा आप तक पहुंच जाते हैं वे सब मीडियम है। उन्हीं का प्लूरल वर्जन मीडिया है। यहाँ भी सामाजिक मीडिया है। ये सामाजिक मीडिया समाज शास्त्र के गद्यात्मक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि, व्यवहार परिवर्तन और अधिगम स्थानांतरण निर्भर करते हैं। अगर हो सकता है कि भाषाई अंतरण में समस्या आए तो हिंदी के बजाय अंग्रेजी के शब्दों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बीच बीच में कोरिलेट करने के लिए, अपने क्वेश्चनियर रखने के लिए या फेस टू फेस डायलॉग करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम लोग आमने सामने की अंतः प्रक्रिया के हिस्से हैं, जिसमें एक तरफा वाद विवाद या किसी हिस्से पर चर्चा नहीं हो सकती। सोशल मीडिया के इन्हीं सिद्धांतों पे काम करता है, जिसमें हम अपनी बातों को बेबाकी से रख पाते हैं। सोशल मीडिया के अभिप्राय, इंट्रोडक्शन एंड जनरलाइजेशन में वे सभी चीजें हैं जो मशीनी अंतरण से सामने आती है। इसमें कंप्यूटर्स के आने के बाद बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन। आज मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इंट्रानेट, टेलीनेट, इन सभी चीजों के कारण यदि हम अपने संप्रेषण क्षमताओं को व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाते हैं, यानी लोगों को अपने आइडियाज, थिंकिंग के बारे में बता पाते हैं, तो ये चीजें सोशल मीडिया। अतः किसी भी तरह के ज्ञान को अगर हम प्रसारित करते हैं जिसमें मशीनों का उपयोग होता है तो वे सोशल मीडिया। ये उद्देश्यों की ओर प्रेरित करते हैं। हमारे कहने के उद्देश्य क्या है या दूसरे के उद्देश्य क्या है, अगर वे मैच करते हैं तो वो हमारे फॉलोअर बनते हैं, नहीं मैच करते हैं तो ये अपने विचार भी रख सकते हैं। तो इन सब कामों में ये आगे बढ़ाती है। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन अपने दार्शनिक संप्रदाय में हम लोग आदर्शवादी व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें वो शिक्षा धातु से बना हुआ हिस्सा है। तो सायण की भाष्य भूमिका में पढ़ते हैं शिक्षते उद्देश्यते सा शिक्षा। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन में हम देखते हैं तो साविद्या या विमुक्तये। महर्षि अक्षपाद गौतम के न्याय दर्शन की बात करते हैं, जो आस्तिक षट दर्शनों में सबसे ख्याति प्राप्त है और आप जिस भूमि पर बैठे हुए हैं उसका हिस्सा भी उनके क्षेत्र के अधीन आता है। तो उस पर बात करते हैं तो तर्क और जिजीविषा, उत्प्रेरणा, विद्रूपण, ये सब चीजें ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें मीडिया उस समय भी था, आज भी है। तौर तरीके बदले, उस समय प्रिंट मीडिया का ज्यादा उपयोग होता था, आज भी होता है। अखबार प्रिंट मीडिया के हिस्से हैं। जर्नल्स, मैगजीन्स, प्रत्येक मंथ जैसे अपना सामान्य जर्नल इसरो काउंटडाउन के नाम से निकालता है, जो पर मंथ साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए किए गए किन्हीं भी प्रयासों को हमारे सामने लाता है। दूसरी चीज, दो बड़े माध्यम हैं दूरदर्शन की ओर से, RSTV एंड LSTV, राज्यसभा टेलीविजन और लोकसभा टेलीविजन। लोकसभा टेलीविजन पे वो हमारे जनतंत्र के मंदिर के प्रतिबिंब को हमारे सामने लाता है कि लोग बड़ी मेहनत करते हैं हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए, और अपने देश के राजनीति शास्त्र के बड़े बड़े मस्तिष्क वही पे दिन रात चिंतन करते रहते हैं कि हम लोग कैसे बेहतर करें और हमारा देश आगे बढ़े, ये मानना जाता है। दूसरी ओर RSTV की बात करते हैं तो सप्ताह भर में हुए जितने भी कार्यक्रम हैं, इसके वर्ल्ड पैनोरमा हो, साइंस टेक्नोलॉजी की बातें हो, वर्ल्ड वाइड प्लेसों को हमारे सामने आते हैं। प्रिंट मीडिया में द नेचर मंथली मैगजीन जो काफी फेमस है, द टाइम, द लैंसेट, ये सब चीजें पढ़ने को मिलती रही होंगी। आप लोग जब स्नातकोत्तर के छात्र रहे होंगे तो बखूबी इन चीजों को आप लोग देखेंगे। यहाँ कम्युनिकेशन और इंस्ट्रक्शन के रूप में, फ्रेम्स के रूप में सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल होता है। बच्चे भी करते हैं, युवा भी करते हैं, प्रौढ़ भी करते हैं, सब अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार करते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, तो ये मान के चला जाए कि जिस समाज में रहते हैं उसके अनुसार हम इसको समझेंगे। अगर हमारा समाज
आदर्शवादी है तो हमारे द्वारा किए गए पोस्ट और उनको लाइक आदर्शवादी व्यवस्था से प्रेरित होंगे। सुख शांति और शानदार जीवन के ढंग उसमें लिखे होंगे। अगर हमारा हिस्सा प्रयोजनवादी है तो प्रयोजनवाद के सिद्धांतों की ओर होगा। अगर हमारा हिस्सा रियलिज्म या नियो रियलिज्म से है तो रियलिज्म से जुड़ी हुई चीजें होंगी। अतः हमारी सोशल मीडिया प्रभावित होती है उस समाज के अभिकरणों से, उस समाज की चीजों से जिनके ऊपर उनका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कर्ता हो या उसके लिए लक्षित समूह, जिन समूहों के ऊपर उनका उपयोग किया जाता है। तो इस सोशल मीडिया में उनकी छाप लगती है। सोशल मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे अपना एडुसेट जो पूरी तरह से समर्पित है ज्ञान के प्रसार के लिए। आप जितने शिक्षा से जुड़े हुए कार्यक्रम देखते हैं उसमें उसका बहुत बड़ा एनसीईआरटी लंबे समय से इसके लिए कार्य कर रही है। उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हम लोगों के सामने आते हैं, वो भी सोशल मीडिया है। ये कोरोना काल में लोकल लेवल पे हम लोग ने उपयोग किया एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के लिए, और शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जूम ऐप हो, वेबएक्स मीटिंग हो, सिस्को वेबएक्स, तो इन सब चीजों से सिस्को वेबएक्स का इस्तेमाल सीबीएसई भी अपने ट्रेनिंग के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए कर रही है। तो ये सब चीजें सोशल मीडिया के उदाहरण हैं। अब तत्काल में फेसबुक के विजिल ब्लोअर फ्रांसिस ह्यूगन का एक वक्तव्य आया जिसने तहलका मचाया। यहाँ हम आते हैं कुछ इसकी सीमाएं उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा अपने लाभ को प्राथमिकता देती हैं वे कंपनियां जो सोशल मीडिया के अधिकार को सुरक्षित करती हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकता होती है कि हमारे पाले, हमारे बच्चे सोशल मीडिया में जिन चीजों को एसेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है और उस क्वालिटी का कंट्रोल क्या है। बहुत सारा ज्ञान पसरा हुआ है, लेकिन उसके लिए क्या वो ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर का कहीं लेखा जोखा रखे हैं? उस ज्ञान का लेवल क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी उपादेयता क्या है? बिना इनको जाने हम चारों ओर से लोकेट करते हैं, यानी टोकरी भरने का काम करते हैं, उससे अधिक नहीं कर सकते। और ये शिक्षण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षण के लक्ष्य की ओर सोशल मीडिया प्रेरित करती है, न कि शिक्षण। शिक्षण तो वहां जनाब वो जो घेरा हुआ दोनों के बीच का हिस्सा है लर्निंग और टीचिंग, उसके बीच का उतना ही हिस्सा टीचिंग प्लस इंस्ट्रक्शन मिलकर पूरा करता है लर्नर के, जो शेडेड पोर्शन है। बाकी जितना उसके लर्निंग अचीवमेंट होते हैं लर्नर के, वो टोटल जीनोटाइप फिनोटाइप वो किस जीन से मिलकर बना है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने कहा द प्रोटीन्स ओनली रिस्पॉन्सिबल whatever we reflect in the society. This is completely depend on the proteins by which the cell are formed. नोबेल प्राइज मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उन्होंने कहा कि हम सब जो कुछ हैं वो केवल प्रोटीन हैं। बेहतरीन लेवल के प्रोटीन से बने तो हम बेहतर हैं, बदतर तरह के प्रोटीन से बने तो हमारी स्थिति बदतर है। अब तो ये गाली हो जाएगी सामाजिक रूप से, लेकिन वैज्ञानिक और रियलिज्म के दर्शन के अनुसार ये बेहतरीन बात है। यही आदर्शवाद और ये प्रयोजनवाद और यथार्थवाद के बीच का एक लिमिटेशन यहाँ मैटर करते हैं। दूसरी चीज यहाँ आती है तो लर्निंग में हम जितना मेहनत करते हैं वो शेडेड पोर्शन अपना हिस्सा ही कवर करता है। लर्नर बाकी सभी स्रोतों से अपने एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को मजबूत करता है, यानी उसके ज्ञानात्मक पक्ष बहुत सारे हिस्सों से आते हैं, जिसमें वो खुद से काफी हिस्सा जो सर्किल का लर्निंग का पड़ा हुआ है वो सब वो खुद गेन करता है, यानी हमारा नया बहुत कम हिस्सा है। हम उसके पास फॉलोअर है, किधर जा रहा है, खिसक रहा है तो उसको किसका अलग करते हैं। स्टूडेंट ओरिएंटेड एजुकेशन पॉलिसी में हमको देखना होता है कि बच्चा जा किधर रहा है, जब गड़बड़ाया तो उसको सिखाता है, रास्ता नहीं दिख रहा है तो पॉसिबल वेज बताते हैं जिसमें वो आसानी से चले। सोशल मीडिया इसमें सपोर्ट करता है। अतः यह एक प्रोग्राम लर्निंग या इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का हिस्सा है, जिसको अनुदेशनात्मक इकाई कहते हैं, या उसको हम लोग अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसलिए कि वो प्रोग्राम पहले से फिटेड है, तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन माइक्रो टीचिंग के एक हिस्से हो सकते हैं, टीचिंग टेक्नोलॉजी के हिस्से हो सकते हैं, ये हमारे अभिकरण के सहायक सामग्री हो सकते हैं, न कि टीचिंग हो सकती है।
इसलिए कितना भी मीडिया बन जाए, बाकी काम आप कितना भी कर लें, वो टीचर नहीं। उन दोनों में अंतर, टीचर इंस्ट्रक्शन का सपोर्ट करते हुए टीचिंग के प्रोसेस को इंटरेक्शन करते हुए बच्चे के साथ आगे बढ़ता है, जिसमें शिक्षण के चरण और शिक्षण के प्रतिमान स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद उसका मापन होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सभी हिस्से सोशल मीडिया का वो उसके ज्ञान पाने के स्तर की ओर थोड़ा झुकाव बढ़ा देती है। उसमें अगर वो लिमिटलेस एक्सटेंशन की ओर बढ़ेगा तो अपने करिकुलम, फ्रेमवर्क, डिजाइन बाकी को छोड़ देगा। इसलिए एक हद तक आपके हाथ में उसका कंट्रोल होना भी जरूरी है, क्योंकि वो छोटा है, वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को पाना चाहेगा। दूसरी बात, हम लोगों के लिए जो लर्नर्स आते हैं वो एडोलेसेंस के एज में होते हैं, जिस समय उनका शरीर ग्रो किया रहता है लेकिन मस्तिष्क मैच्योर नहीं होता। स्टेनले हॉल ने कहा है कि ये आवेगों और तूफानों की अवस्था है। तो इन आवेगों और तूफानों की अवस्था में उसको लार्ज एसेस अगर हम देते हैं तो वो क्या बच पाएंगे? इसके साइड इफेक्ट हमें कोरोना काल के बाद दिख रहे हैं। दूसरा, पोल्यूशन लेवल, जो इसको काफी हद तक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन इंटेक, एयर क्वालिटी इंडेक्स सब घट रहे हैं। उनको बहुत सारी समस्याएं जो कृत्रिम भी हैं और प्राकृतिक भी हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। इन सभी अवस्थाओं में सोशल मीडिया का फ्री यूसेज उनके दिमागी संतुलन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। उनके नींद के 8 घंटे अगर कम हो जाए, वे ठीक से नींद न ले पाए, मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो कल होकर उनका आईक्यू लेवल कहाँ बढ़ेगा? प्राय हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे बचपन में जब तक ज्ञानात्मक स्तर होता है शिक्षण का, भले वे लोग किसी भी मॉडल को फुलफिल करें, किसी भी मॉडल से वे लोग आगे बढ़े, ज्ञानात्मक स्तर पे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें डिटोरिएशन आता है जब वो एडोलेसेंस की ओर बढ़ते हैं। उस समय के उनके केयर और क्योरिंग में अगर अंतर आते हैं तो वे उतने बेहतर रिस्पॉन्डिंग नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। जिसमें सामाजिक अभिकरण, हम चूंकि विद्यालय, स्कूल नेचर ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज के ही लघु रूप हैं। समाज में जो कुछ होता है वो रिफ्लेक्ट करता है बच्चा आपके विद्यालय में, तो इस पे तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। अदरवाइज वे अपने हिसाब से सोशल मीडिया में लार्ज एसेज का उपयोग करेंगे, जिसके बाद वे अपने रास्ते को छोड़ सकते हैं, भटक सकते हैं। उनके पीयर ग्रुप कैसे हैं? पीयर ग्रुप उनके वे मित्र हैं जिनके साथ वो बहुत समय व्यतीत करते हैं। अगर वे पीयर ग्रुप खास तरह के सोशल मीडिया साइट्स के लिए एसेस देते हैं तो उसका असर उन पर पड़ेगा, उन्हीं का वे उपयोग करेंगे। तो उससे उनको कैसे हम अलग हटाएं, इसके लिए हमको ध्यान देना होगा। वे एजुकेशनल साइट्स के लिए जिनका यूज करते हैं, वे एजुकेशनल साइट्स की प्रमाणिकता क्या है, उनका लेवल क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे रट के बाकी को नीचा दिखाने के लिए ही उसका इस्तेमाल। अगर ऐसा है तो वे तो आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की कुछ हद तक पूर्ति होती है, लेकिन भावात्मक, हाँ, क्लासेस में भी जो है कॉग्निटिव गोल्स उसके पूरे होते हैं, लेकिन अफेक्टिव और साइकोमोटर गोल तक तो जाएगा कि नहीं जाएगा, वहीं से समस्या आ जाए। तो ये सब चीजें देखनी होती है। यहाँ डायग्राम आप देख रहे होंगे, फिगर 6, सोशल मीडिया एंड लर्निंग प्रोसेस। यहाँ आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों का ह्यूज कोपियस बहुत बड़ा हिस्सा है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में आज सामने है, तो उसका देन सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, जिसमें दोनों है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और इन दोनों में चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर्स, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हुए हैं। वहां की उस सिचुएशन को सोशल मीडिया दिन रात दिखा रही है, लेकिन क्या सभी उद्देश्यों को सोशल मीडिया पूरा कर रही है? बच्चे सीधे तौर पे, कुछ बच्चों की अगर आप सैंपलिंग करें और सैंपल स्टडी करें तो कहेंगे कि रूस से अभी लगे, जस्ट से मिला, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन वहीं अगर रिफ्लेक्टिव मोड पे जाए तो वो बच्चा को रिलेट करेगा। जो बच्चा 8वीं में 10वीं में पढ़ रहा है, वो सेम कॉन्फ्लिक्ट पे सोशल मीडिया के देखते हुए एक ही कंटेंट देखा, अपने दूसरे तरह के विचार रखेगा। लेकिन वहीं जो आपके
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा होगा, वे अपने दूसरे विचार रखेगा। यानी एक ही मुद्दे पर उनके सोचने समझने के ढंग अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट किया। बड़े सोचेगा कि कुछ तो कारण रहा होगा कि धन, श्रम और जन तीनों की इतनी बर्बादी दोनों ओर से हो रही है। डिफेंस और स्ट्रेटेजिकल साइंस का छात्र कहेगा कि देखो, हम कहते हैं ना कि कलम तलवार पर भारी है, वही कहता है जिसके गर्दन पर तलवार नहीं चलाएगी। जब उसके गर्दन पर तलवार चला दी जाएगी तब उसको पता चलेगा कि तलवार हमेशा कलम पर भारी। अगर यही बातें ट्रैक से हटे हुए किसी बच्चे के सामने वो कहता है, तब उस पर क्या असर पड़ेगा? वो सोचेगा कि कलम का काम बेकार है, तलवार का काम ही बढ़िया। लेकिन कलम तलवार पर भारी है, यही बात डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिकल साइंस के किसी बड़े वक्ता ने अगर आर्म्ड फोर्सेज को ट्रेनिंग देते वक्त कह दिया तो यह मामला उल्टा हो जाएगा। वहां तलवार की जरूरत है। तो इन दोनों चीजों को रखने के लिए ये आपको और हमको है, सेम चीज है वहां की। और सोशल मीडिया थर्ड पार्टी के रूप में जब तक काम करेगी तब तक वो बेहतर है। अगर वो थर्ड पार्टी के रूप में काम नहीं करती, वो खुद के लाभ और खुद की व्यवस्था के अनुसार मामलों को डील करती है, तो उसके लिमिटेशंस काफी बढ़ जाते हैं। और उसके इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इन तीन प्रोसेस से हमारे पास मटेरियल्स आते हैं किसी भी मशीनी इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट करने वाला कैसा है, उसने प्रोसेसिंग कैसा किया, आउटपुट क्या किया, इन तीनों के मामले के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या है। सेम कॉन्फ्लिक्ट में कहीं यह नहीं बताया गया कि उसके नेचुरल क्राइसिस क्या है। 1 महीने से ज्यादा युद्ध हो गए। वर्तमान उदाहरण हम लोग लेते हैं सोशल मीडिया को। उसने कहीं नहीं कहा कि कार्बन इमिशन कितना हुआ, क्लाइमेट चेंज पे इसका कितना असर हुआ। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के लोगों को सोशल मीडिया ने क्या किया अपने देश में? कुछ नहीं। पॉलिटिकल साइंस के लोगों के लिए कुछ मसाला दे दिया, लेकिन वहां छोड़ दिया। अभी जो वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इस पे कोई न्यूज हमने नहीं देखा जो व्यापक अर्थ में सोशल मीडिया चर्चा में लाई। तत्काल आप अपनी लोकेलिटी पे लेके आते हैं, तो सोशल मीडिया से अपने शहर के बारे में बच्चों से पूछा जाए कि आप आए हो तो तुमको क्या क्या अंतर दिखे। अगर वो विज्ञान का छात्र है तो कहेगा कि बहुत सारे अंतर दिखे, पेड़ पौधे कम हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है, हम पसीने पसीने हो जा रहे हैं। इसके ऊपर में आप क्या कहना चाहते हैं? सोशल मीडिया का एक सर्वे करें, सैंपल सर्वे। तो बहुत हद तक बच्चे लिमिटेड हो जाते हैं सैंपल सर्वे करने के लिए, क्योंकि वो कुछ चीजें वैसी पढ़े नहीं जिनसे वे सैंपल सर्वे कर पाए। खुद हम आते हैं तो सड़कों पर धूल पड़ी रहती है, सफाई कर्मचारी वेतन लेते हैं, म्युनिसिपैलिटी को हम सरचार्ज देते हैं। सोशल मीडिया की जिम्मेदारी है कि इन बातों को उठाए। प्रदूषण मुक्त और उसके अलावा जो अवैध कब्जा किए हुए लोग हैं उनसे दूर करें नहीं है। दोनों बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए मिलते हैं बड़े बड़े डॉक्टरों की कि वे उनके नर्सिंग होम हैं, लेकिन हमने आज तक इंसिनरेटर की व्यवस्था अपने शहर में नहीं देखी। हाँ, सदर अस्पताल से कभी कभी धुआं उठता दिखा है, लेकिन पता नहीं वो धुआं इंसिनरेटर से निकल रहा है कि कूड़े को सीधे जलाया जा रहा है, ये मैं भी नहीं समझ पाया। जबकि कोई बोल रहे हैं, जबकि एक नर्सिंग होम के लाइसेंस देने के पहले इंसिनरेटर की जांच होनी चाहिए, वो नहीं है। पार्किंग की सुविधा नहीं है, गाड़ियां रास्ते पे खड़ी होती हैं। सोशल मीडिया क्या इस जिम्मेदारी को उठाती है? पढ़ने आने जाने वाले बच्चे जिनकी हाइट कम होती है वो सबसे ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर से अफेक्टेड होते हैं और उनके लंग्स सबसे ज्यादा इनसे पेनिट्रेट होते हैं। क्या उनके हेल्थ के लिए इन लोगों ने कोई काम किया? जो लोग MBBS और MD के बोर्ड लगा के बैठे हैं, और उनसे भी बड़ा दोषी तो ये मीडिया है जिसने आज तक नहीं उठाया। तो फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम इनको कैसे कर सकते हैं? वहां तो धूमिल नहीं याद आते हैं। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है, न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, या जनता का जनता के खिलाफ खुलासा षड्यंत्र है। ये चीजें भी सोशल मीडिया कहती है, हम तक भी ये चीजें सोशल मीडिया से याद। तो कुछ चीजें जो आपके तनाव को घटा देती हैं, उन चीजों को भी सोशल मीडिया की ओर से लेनी चाहिए। आप उनके लिए एसेज दें उनको,
उनकी क्रिएटिविटी को जगाएं, और ये क्रिएटिविटी वे सोशल मीडिया पे आसानी से रख सकते हैं। अस्तित्ववाद का दर्शन कहता है कि मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरा अस्तित्व है। बच्चा जिंदा है, उसका अस्तित्व है, तो उसके जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं उनको रखने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और इन अर्थों में इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो प्लेटफॉर्म देता है कि अपने इमोशन और फीलिंग को रखें। लेकिन एज ए टीचर हमारा कर्तव्य है कि उसके इमोशंस और फीलिंग्स को हम भी कोड करें कि उसकी क्रिएटिविटी किस दिशा में जा रही है। उसको फीडबैक और रीइंफोर्समेंट तुरंत देने के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चा ने जो रिस्पॉन्डिंग किया उसके आधार पे हम उनको फीडबैक दे सकते हैं, उनको रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, प्रतिपुष्टि और पुनर्बलन हिंदी में इसको बोलते हैं, जिसके बाद वो किन्हीं लक्षित समूह तक अपने को पहुंचा सकता है। हम उसकी वांछित योग्यताओं में विस्तार को देख सकते हैं, उसकी गति को देख सकते हैं, उसके द्वारा लाइक और अनलाइक किए गए क्षेत्रों को देख सकते हैं, जिसमें उसके बढ़ने की, आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। बात इतनी है कि हमें कुछ हद तक इस पे ध्यान देना होगा। प्रोग्राम लर्निंग में हम पढ़ाने वाले बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे फ्रेमों में बांटते हैं और उन फ्रेमों को बच्चों के सामने रख दिया जाता है। ये फ्रेम सोशल मीडिया पे काफी आसानी से अवेलेबल है। जैसे उदाहरण के लिए अभी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है अपने देश के चारों ओर, जिसमें जनतंत्र के हिसाब से अपना देश काफी मजबूत है। इससे कोरिलेट करने के लिए बच्चों को अगर हम दें व्यवस्था कि आप कोई एक एसेज लेकर समझा सकते हो कि नियर बाई और कंट्री, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, इनके कंडीशंस क्या है, तो बहुत जल्दी वे रिसर्च करते हुए सोशल स्टडीज के इस इशूज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहीं सोशल मीडिया पे हम अगर उनसे कहते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री के इफेक्ट्स के बारे में तुम 2-4 डायग्नोसिस दिखा दो, तो वे नहीं कर पाएंगे। यहाँ ये लिमिटेड है। जहां खुद से करके कोई वर्क करने होते हैं तो वहां पे तो वे पढ़ा सकता है कि ग्रीन केमिस्ट्री ये है, ग्रीन सिचुएशंस ये हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हाउ टू अप्लाई एंड डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, करके सीखने के लिए वो ज्ञानात्मक उद्देश्यों को, उसके ज्ञान को बढ़ा सकता है, जिससे उसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आसान हो जाएगा। लेकिन कराने के लिए आपको मौजूद रहना होगा, तब जाके वो कर पाएगा। तो ये सब चीजें इनसे आती हैं। माइक्रो टीचिंग में हम अपनी स्ट्रेटेजीज को मजबूत करते हैं, टीचिंग के टोटल स्टेप्स को फॉलो करते हुए, टोटल फेजेस को फॉलो करते हुए, और इन चीजों में हम भी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सेम प्रोसेस, हमको भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए, हम जाएंगे रिसर्च के लिए उस पर्टिकुलर साइट पे, वहां से चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर्स, तो हमारे भी अलग अलग नेचर हैं। शोपेनहावर ने कहा था इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। उसके अलावा हम अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो वो कहे कि कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मजात अभिवृत्तियों और क्षमताओं का तब तक विकास नहीं कर पाता जब तक उसे विकास करने के लिए एक वातावरण नहीं मिलता, समुचित वातावरण की चर्चा उन्होंने की, रूसो, सेवाइटे, इन सभी लोगों ने। तो इस समुचित वातावरण को खोजने के लिए उसे फ्री रिसर्च का एक प्लेटफॉर्म मौजूद कराता है। यहां से वो अपने डिफरेंट चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर्स के थ्रू, अपने अपने नेचर के थ्रू कुछ चीजों को खोजेगा जो उसके लिए, खुद के लिए भी होगा और दूसरों के लिए भी होगा। अब बात वहीं आती है कि तुम जानो औरों से जो रस्मो राह हो, मुझे भी पूछते रहो तो क्या गुनाह। इस हिसाब से वो आगे बढ़ता है। आप अपने मामले को, स्ट्रेस लेवल को कम कर दीजिए। हम तब तक व्यवस्थित बातचीत नहीं कर सकते किसी भी मुद्दे पर जब तक हम बोलते रहें, आप चुप रहें और आपका तनाव का मीटर बढ़ता है। इस मीटर को कम करना होगा। कोविड के काल में बच्चों के भी तनाव का मीटर बहुत अधिक ऊंचा बढ़ गया। अब सवाल है कि एनईपी ने भारत और इंडिया, ये बहुत पहले से आए, सोशल मीडिया पर भी दोनों की चर्चा होती है, जिसमें क्रमशः भारत को सोचने वाले यानी ग्रास रूट को सोचने वाले को लेफ्टिस्ट
और इंडिया को सोचने वाले को राइट हैंड समझा जाता रहा है। लेकिन वो अगर हमको माखनलाल चतुर्वेदी और ये गोपाल सिंह नेपाली जैसे लोगों की याद आती है तो वो लिखे, हिचकी लेते रहते निर्धन, संपदा हिकती रहती है, झोपड़ियों से चांदनी लिपट भर रात से सकती रहती है। यदि दूर कुटी के घेरे से आजादी की परिभाषा है, गणतंत्र कहें या एक तंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है। आखिर क्या स्थिति आई कि देश के लिए अपने को न्यौछावर करने वाले कवियों को ऐसी चीजें लिखनी। बाबा नागार्जुन तो इससे भी आगे बढ़ा गए। वो बहुत हद तक अंडा देती है सीनेट की छत पे चींटी, धू ईंट पत्थर की कह लो यूनिवर्सिटी, तिमिर तुम से जूझ रहा मानव का पौधा, ज्ञान दान भी आज बन गया पूरा सौदा। ये चीजें अगर सोशल मीडिया पर उनको मिलेंगी तो बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ बात आती है। वो भी सोशल मीडिया में उनके शानदार व्यक्तित्व को उभारने का एक हिस्सा है। इसके बाद उसके मन में जो फीलिंग्स आएंगे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग वे चीजें हैं जिसको हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बढ़ा रही है। आपको कहने की अभिव्यक्ति की आजादी है तो मुझे भी वो आजादी उतनी ही मात्रा में मिली है, और इस अवस्था में मेरा सम्मान करना आपका अधिकार है, क्योंकि मैं भी एक जन्मजात दार्शनिक। प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है, इसलिए उसकी फिलॉसफी है, उसको सोचने की क्षमता है और वो अपनी अभिव्यक्ति को बाहर लाएगा। और एक मानव के रूप में आपका कर्तव्य है कि उसका सम्मान करें। अगर वो ठीक ढंग से नहीं ला रहा तो आप अपने फॉलोअर बनाने के लिए उसका कुछ न कुछ या कम अर्थों में या ज्यादा अर्थों में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करें कि हम अच्छे हैं, और इस रास्ते को फॉलो करोगे तो तुम भी अच्छे होगे। उदाहरण के लिए राम और रावण के युद्ध पे बहुत सी बातें होती है। अगर कह दे बच्चा कि भगवान राम तो बहुत बड़े हीरो थे, रावण तो बहुत बड़े विलन थे, दूसरा बच्चा ये भी कह सकता है भगवान बहुत बड़े हीरो थे तो रावण भी बहुत बड़ा हीरो था। कारण बताओ, तो सोशल मीडिया का उपयोग करेगा, ढूंढेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो सोचेगा, मिलेगा तो भी कहेगा। लेकिन अगले दिन बताओ, तो अगले दिन आएगा तो हो सकता है वो कहे कि उसने बहुत लोगों को प्रताड़ित किया, ऋषि मुनियों को मारा होगा, ये सब बहुत खतरनाक काम किए इसलिए विलन था। दूसरा खड़ा होगा, वो कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ये आर्य संस्कृति के नायक थे तो वो भी रक्ष संस्कृति का नायक। दोनों की संस्कृतियां अलग अलग थी, दोनों अपने अपने संस्कृति के हीरो थे। अतः भगवान राम अगर नायक थे तो रावण उनका प्रतिनायक था, इसीलिए दोनों के नाम एक साथ आते हैं। भगवान राम के लाखों फॉलोअर थे, रावण के भी बहुत सारे फॉलोअर थे। इनके एक इशारे पे इनके फॉलोअर जान कुर्बान करने को तैयार थे, तो रावण के भी फॉलोअर्स के एक इशारे पर जान कुर्बान करने को तैयार थे। भगवान राम के कुल में बहुत बड़ी डिसिप्लिन थी, तो रावण के कुल में भी इतनी डिसिप्लिन थी कि पिता जब तक जिंदा था बाप को आगे नहीं जाने दिया कि अभी हम हैं, सब कुछ लाके तुम्हारे चरणों में रख देंगे। भगवान राम का जन्म अगर बहुत बड़े कुल में हुआ, रावण का भी जन्म बहुत बड़े कुल में हुआ। अगर ये दिग्विजय करने की क्षमता रखते थे तो रावण भी सरेंडर करने की क्षमता नहीं रखता था, वो भी दिग्विजय करने की क्षमता रखता था। ये उद्भट योद्धा थे तो वो भी उद्भट योद्धा था। इनके पास बहुत तर्कस में बड़े बड़े बाण थे तो उसके पास भी थे। अगर ये अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना चाहते थे तो वो भी अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए अंतिम दम तक लड़ा। और राजा का कर्तव्य है कि किसी के आगे सरेंडर न करे, इसका पालन करते हुए वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन सरेंडर नहीं किया। ये सब चीजें बताती हैं कि वो एक दूसरे के नायक और प्रतिनायक। तो क्या आप उस बच्चे को कहेंगे कि तुमने गलत कहा? तो ये जनाब आपकी मानसिक क्षमता, व्यवस्था, सोर्सेज और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज पे निर्भर करता है कि आप व्यवस्थाओं को किस ओर लेके जाना चाहते हैं और बच्चों को कितना प्रेरित करते हैं कि वे ज्ञानात्मक उद्देश्यों को डिफरेंट मीडिया से लाएं और अपने पाथ को, नॉलेज एक्विजिशन को और आगे बढ़ने के स्टैंडर्डाइजेशन को आगे बढ़ाएं, उनका स्तरीकरण। सोशल मोबिलिटी एंड सोशल मीडिया। सोशल मोबिलिटी, हमारा समाज बहुत हद तक परिवर्तनशील है। आचार्य रामतीर्थ ने तो कहा है कि यह संसार घटनाओं का फल और प्रतिफल मात्र है, दूसरा कुछ नहीं है। इवेंट्स हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, इसके कुछ फल आ रहे हैं, कुछ प्रतिफल आ रहे हैं। साइंस कहता है
ये मैटर और एंटी मैटर की ही बात है, जिससे एनर्जी भी निकलती है, मैटर भी रहता है। जनरल कंसिडरेशन में हम यूनिवर्स को क्या कहते हैं, मैटर प्लस एनर्जी इक्वल टू यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में छोटा पिंड हो या बड़ा पिंड हो, अगर उसमें मास है और स्पेस ऑक्युपाई करने की क्षमता है तो मैटर है, और नो एनी मास बट कैपेसिटी टू डू वर्क, दिस इज एनर्जी। उसमें कोई मास नहीं है लेकिन अपार क्षमता है काम कर देने की, तो ऊर्जा है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल आप बड़े बड़े युद्धों में आप देखने को मिल रहा है, जिसमें एनर्जी वेव फॉर्म किए जाते हैं जो समूचे ऑक्सीजन को सोख ले रहे हैं। वहीं रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं। इसके अलावा जो लेजर बम है, एनर्जी बीम के थ्रू बड़े बड़े चट्टानों को पिघला देने की क्षमता हो या जिंदा ही लोगों को भाप बना देने की क्षमता हो, ये सभी चीजें एनर्जी स्तर पे ही। तापमान का बढ़ जाना, घट जाना, ये सब ऊर्जा के स्थानांतरण, इसमें मास का स्थान नहीं। तो ये सब चीजें पूरे ब्रह्मांड जब इन चीजों में है और वो डायनेमिक है, बदलने वाला है, तो जाहिर है कि सोशल मीडिया पे सर्च भी बदलेंगे। बहुत सी सारी चीजों को वो एसेज करेंगे। आपने जो एसेज किया वही आज तक प्रमाणित हो, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको आपको भी उसको नकारने, निगेशन से बचने के लिए अपने को अपडेट रखना पड़ता है। सोशल मोबिलिटी में एक सामाजिक दो तरह के होते हैं, एक अधोगति निस्यंदन सिद्धांत, एक ऊर्ध्वगति निस्यंदन सिद्धांत। अब ये सोशल एजुकेशन का हिस्सा हो गया, शैक्षिक समाज शास्त्र जिसे आप कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में। तो वहां दो चीजें होती है। सोशल मोबिलिटी में एक दूसरे को देखकर, सोशल मीडिया पे सर्चों को देखकर वो समाज प्रभावित होता है। जैसे आपके समाज में आपके घर के चारों ओर सर्च करके भोजपुरी गाने बज रहे हैं, आप हिंदी गाना सुन रहे हैं, तो बाकी कहेगा कि ये कुछ अलग है। आपको भी मन करेगा कि हम भी सर्च करें भोजपुरी को, करेंगे, सुनेंगे। तो एक किसी खास भाषा अधिगम के लिए आपका सामाजिक मीडिया ने वहां आपको प्रेरित किया, आप गए, जिसमें उस भाषा का अधिगम स्थानांतरण सुलभ होगा। कश्मीर फाइल्स शब्द सुन के आएगा बच्चा तो उसे एसेज करेगा, देखेगा ये है क्या, उसे पता चलेगा कि एक मूवी है। उसके बाद उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए वो CNN, BBC हिंदी जैसे बड़े साइटों का इस्तेमाल करेगा, जिसपे बहुत सारी चीजें उसको मिलेंगी जो प्रमाणिकता से लिखी गई। उसके बाद कश्मीर से जुड़े हुए बहुत सी सारी चीजों को देखने के लिए वो गजेटियर का इस्तेमाल करेगा जो ऑनलाइन अवेलेबल। IPC एक्ट कौन कौन से लगे थे उसके अगेंस्ट वो देखना चाहेगा। उस समय की सिचुएशन क्या थी, 90 के समय, 90 के दशक में वहां के पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे, उनको वो सर्च करेगा। तब उसको लगेगा कि हाँ, बहुत सारी गड़बड़ियां उस समय हुई थी जिसकी सजा भुगतते हुए किसी खास कम्युनिटी को वहां से भागना पड़ा, वे अपने ही देश में रिफ्यूजी। तो एक तरह से उनको उसने आगे बढ़ाया, ये सोशल मोबिलिटी। दूसरा सोशल मोबिलिटी, किसी ने ऐसी चीजों को शेयर किया या देखना शुरू किया। जैसे कुछ दिन पहले न्यूज आए थे कि द नेचर में शायद छपा था, अभी हम पूरा क्लियर नहीं है उससे, लेकिन ये न्यूज विश्वस्त सूत्रों के अनुसार से आया था, जिसको प्रिंट मीडिया ने भी छापा था कि 8 घंटे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे केमिकल वेपन्स तैयार कर दिए गए, जो कई सालों में वैज्ञानिक तैयार करते। उसने एल्गोरिदम, कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू इतने सारे रासायनिक हथियारों को तैयार कर दिया 8 घंटे में कि वो VX नर्व एक्सप्रे जैसे थे। VX नर्व एक्सप्रे जब बच्चा पढ़ेगा तो सोचेगा ये क्या था। तो जैसे ही वो सोशल मीडिया पे जाएगा तो न्यूज समाचार पत्रों में कुछ दिन पहले की एक घटना उसको दिखेगी, जिसमें किम जोंग उन ने अपने भाई को मारने के लिए किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जिसको एक लेडी आई आपके हवाई जहाज जहां उतरते हैं एयरपोर्ट पे, और उसको सटा के हाथों से चली गई, जिसके बाद वो बेहोश हो गया, अंततः उसे बचाया नहीं जा सका। वही तो उस टाइप के केमिकल वेपन्स भी कोडिंग इंटरकोडिंग से बनाए जा सकते हैं। अब बच्चा गलत डायरेक्शन में न जाए, इसलिए आपको कहना होगा कि बम और इन सब चीजों की शेयरिंग अगर तुम करते हो तो तुम इंटेलिजेंस सर्विसेज के रडार पे आ जाते हो, और ये तुम्हारा अनैतिक काम है जिसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ एक नैतिकता और अनैतिकता परिभाषित है।
पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन वो असामाजिक प्रवृत्तियों की ओर अगर बढ़ता है एडोलेसेंस में, तो सोशल मीडिया उसके रोकने के लिए मैसेज नहीं देता, वो फ्री मैसेज है, वहां आपको रोकना होगा, नहीं तो वो चीजें उसको अधोगामी ले जाएंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन भी हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, और डाउनवॉल भी हो सकता है, जिसमें वो नीचे भी जा सकता है। दूसरी चीजें हैं कि नशाखोरी, ड्रग्स एडिक्शन, ये सब चीजें भी बच्चे सोशल मीडिया के प्रभाव में आके देखते हैं। हाँ, जिसके लिए बहुत सारी चीजें सेनाबिस वगैरह इजी अवेलेबल हैं, जिनका उपयोग भी वे लोग करते हैं, जिससे भी रोकना पड़ता है। सोशल मीडिया में आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे का क्या है आपको जांचना पड़ता है, और इवेल्युएशन भी आपको करना होता है, इसलिए ट्राइगोनल प्रोसेस में आपका इन्वॉल्वेंस बहुत जरूरी है। दूसरा, आगे उसका प्रोग्नोसिस क्या है, वो सफल कितना हुआ अपने पर्टिकुलर ट्रांसफरेंस ऑफ लर्निंग में, किसी भी ज्ञान को पाया तो उसका साफल्य प्रतिशत क्या है, ये आपको देखना होगा। डायग्नोसिस, अगर वो गलत किया तो उसके लिए डायग्नोसिस, रिमेडियल टीचिंग जिसके लिए आते हैं, उसको आपने रिमेडी क्या दिया, ये आपके पीयर ग्रुप भी हो सकते हैं और लर्नर्स के भी पीयर ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि व्यापक अर्थों में हमारी शिक्षा एक खास उद्देश्य के लिए जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका रिजल्ट व्यवहार परिवर्तन होता है, और व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, जिसको हम अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, वहां आपको इन दोनों के कोरिलेशन को और अधिक मजबूत करने के लिए कुछ रिसर्च करने होंगे, जिसके लिए बिब्लियोग्राफी का एक बहुत बड़ा स्रोत आपका सोशल मीडिया है। संदर्भ ग्रंथ सूचियां वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जो फुली डिजिटल है, और उसके फ्री एसेज आपको मौजूद है। बहुत सारे विश्वविद्यालय के लाइब्रेरीज को आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, जो काम हम लोग अपने अपने क्षेत्रों के लिए करते भी हैं। तो ये सब चीजें फ्री मीडिया, इसमें सोशल मीडिया की देन है, जिसमें हम आगे आ सकते हैं। अब डिसएडवांटेज इसका कि इसकी एडिक्शन, लत लगती है। 147 घंटे वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पर 147 घंटे प्रत्येक आदमी पॉपुलेशन के आधार पे, ये आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये लत लगने वाली बात इसकी एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, ये हमारे ब्रेन सेल्स को एक्साइटेड करता है, आई नर्व्स को एक्साइटेड करता है, जिसके कारण आंखों और मस्तिष्क संबंधी चीजें। तीसरा, आपके जो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है वो दूसरों से प्रभावित होती है। आप रोज एक ही तरह के विचार देखते हैं तो आपकी खुद की मौलिकता खत्म होती जाती है, और दूसरे आपके ब्रेन वॉश करते हैं अगर आप इमैच्योर। तो ये कंडीशन इसके लिमिटेशंस में है। साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग कॉमन डिसएडवांटेज है, जिसका उपयोग अच्छे और बुरे सभी तरह के उद्देश्यों के लिए, दूसरों की जानकारियां इकट्ठी करने के लिए, देशों की खुफिया एजेंसियों से लेकर और पीयर ग्रुप के मित्र एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भी साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तकनीकी रूप से जुड़े हुए जो हमारे बड़े भैया लोग हैं वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे इन चीजों के रूप में। सभी लोग हमसे बड़े ही हैं। अब हम लोग रेफरेंसेस के कंक्लूजन, हमने प्रत्येक टॉपिक का कंक्लूजन साथ साथ करते गए हैं। डिसएडवांटेज, एडवांटेज हो गए। रेफरेंसेस की बात आती है तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें रेफरेंस के रूप में आपको आईटी, एजुकेशनल, इंस्ट्रक्शन, डिजाइन के रिसर्च पेपर्स जो प्रत्येक विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन एसेट पे उपलब्ध हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। मैसूर रीजनल कॉलेज जो था, जो टीचिंग का बहुत बड़ा सेंटर है, वहां से आप देख सकते हैं। एनसीटीई के साइट्स से देख सकते हैं इनसे जुड़े हुए एसेज, एनसीईआरटी के साइट्स से देख सकते हैं इनके एसेज, और बड़े बड़े जैसे आपके फेसबुक का अलग एसेज इन पे आता है। इफेक्टिव सपोर्ट फॉर रिमोट लर्नर्स, इजी शेड्यूलिंग एडजस्टमेंट, दूरवर्ती शिक्षा,
जिसको हम लोग ओपन एजुकेशन और डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, उसमें ये लाभदायक है काफ़ी। तो इन सब चीज़ों में इसके अच्छे से इमीडिएट फीडबैक ये सब हो गया। कॉस्ट इफिशिएंटनेस यानी ये सस्ती है मैसेज करना। पूरे दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के रूप में हम आज देख रहे हैं, इसमें सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। अगर हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है तो उसे हम रख सकते हैं। इस अर्थ में ये हमको एक बहुत बड़ा बल देता है। अब कुछ आईटी लॉ है इंडिया में, जैसे सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स ऑल द लीगल इश्यूज रिलेटेड टू द सोशल मीडिया। इसका उपयोग आप कर सकते हैं आपके अगर निजी मामलों में सोशल मीडिया पे कोई हस्तक्षेप करता है तो, जिसमें कम से कम 3 साल की उसकी सजा है और आर्थिक दंड है, न देने पर आगे भी उसके प्रावधान बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 67 है, जो कि लीगल एक्टिविटीज किसी भी तरह की हो उससे आपको प्रोटेक्शन देता है। रिपब्लिक एक्ट RA 10175 है, जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से किसी की हैकिंग की है या किसी की जानकारी को आपने पूरा या आधा भी चुराया तो उसके खिलाफ आपको ये आगे बढ़ने की एक लाइन देता है। अब आपको कहीं से हरासमेंट आते हैं तो आपके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आप बच्चों को प्रेरित करें कि वे वहां से मदद ले सकते हैं, जिसमें हरासमेंट का रिपोर्ट आप इंडियन वीमेन हेल्पलाइन पे कर सकते हैं, जिसके नंबर्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन मैसेज पे भी। वैसे वो 1091 और 1090 है। NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इस पे आप रजिस्टर करा सकते हैं किसी तरह के अपराध हुए तो। पुलिस कंट्रोल रूम, जिसपे आप जानकारी दे सकते हैं किसी तरह के हरासमेंट अगर होते हैं सोशल मीडिया पे बच्चों के साथ तो वे वहां जाके अवेलेबल हैं। इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन या स्टूडेंट हेल्पलाइन पे भी अपनी बात आसानी से रख सकते हैं, 1098। इसके अलावा आप फेस टू फेस अगर लास्ट में बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।